नाज़रीन थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। ये नेटो जो है वो भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है और इसके अलावा इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्यूटन ने जो है वो किया है, धमकी दी है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्हें चला के दिखाया भी है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि पहले जो एक रेड लाइन क्रॉस हुई वो ये थी कि बाइडन ने जाते जाते अलाउ कर दिया कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं या मिसाइल जिसे उर्दू में हम कहते हैं वो चला सकता है ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की के पास ऐसे पर्सनल और टेक्निकल नो हो वाले बंदे ही नहीं है, तो वो नेटो आके चलाएगी या जो उसका एक लंबा लॉन्ग रेंज मिसाइल है इजराइल का तो वो उसको तो इसका मतलब कि नेटो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि वहाँ का जो मिलिट्री बजट है $900 बिलियन का, $900 बिलियन का, पहले 5-6 मुल्क जो बड़े हैं उनके सारे पैसे मिलिट्री डिफेंस बजट के अगर जमा करें तो ये उससे ज़्यादा है। अब उन्हें ये लगा कि जो आ रहा है ट्रंप, ये हमारी ये दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो ये हम क्या करें। लिहाजा फौरी तौर पर बाइडन जो पहले ज़ख्मी और दुखी बैठा था कि उसे रेस से बाहर निकाला गया, उसे लेम डक बना दिया गया, उसने उसको इजाज़त दे दी, उसने चला दिए। अब चलाए वो गए, तकरीबन 190 किलोमीटर की वो उसकी रेंज थी जो उसने फेंके। उसके बाद अब नई बात, अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसको इजाज़त दे दो कि ये जो न्यूक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर बम। यानी एक पागलपन हमें आलमी सतह पर नज़र आता है। आप गौर फरमाएं, दो किस्म के न्यूक्लियर बम होते हैं। मैं कुछ ज़्यादा माहिर तो नहीं हूँ मगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे है, एक तो न्यूक अनथिंकेबल है जो नागासाकी हिरोशिमा पर फेंका गया, एक टैक्टिकल होते हैं जो कि ख़ास एरिए में ज़िंदगी नाम की हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये जो हो रहा है ये सिर्फ ये हम देखते हैं कि वैसे तो हम ये बड़े बार मैं कहता हूँ कि जो ये बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न जो हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो टार्च बेरर हैं ये कर क्या रहे हैं? ये अपनी इक़्तिदार, अपने धड़ों की इक़्तिदार जो ये अमेरिकी अवाम का जो खाल खींचते हैं और ये मिलिट्री पे इतना पैसा लगाते हैं और जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं वो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का क्या हाल है और गरीब आदमी का क्या हाल है। 8 आदमी अमेरिका में ऐसे हैं जिनकी दौलत 50% अमेरिकन से ज़्यादा है और बीच में मिडिल क्लास भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है और ये आए दिन वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पर कोरोना के बाद जो इन्होंने इंजेक्ट किया और क्वान्टिटेटिव ईजिंग की, नोट छापे, धड़ाधड़ नोट छापे, वो अब चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट वाला मामला है। तो ये अब जंगों के जरिए, जिस तरह कहते हैं कि खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है, लड़ाई अमेरिकन रूलिंग क्लास के अंदर हो रही है और उसकी जो मज़र है, जो उसकी एक्सटर्नलाइजेशन है, जो उसके मज़ाहिर हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। कभी गजा में लोगों के गले कटते, बच्चों के चीथड़े उड़ते, या हमें यूक्रेन के अवाम की तबाही नज़र आती है। 20% यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया है और इस जंग में मैं ज़रूर ये कहूँगा, उसने ये वार्न किया था कि नेटो को मेरे दरवाजे पर ना लेके आओ, मत लेके आओ, मगर ये बाज नहीं आए। और फिर जिन्होंने असला बेचना था, क्योंकि असले की एक शेल्फ लाइफ भी होती है और उस शेल्फ लाइफ से पहले उसे बेचना भी पड़ता है, तो जंगें करवाई जाती हैं। जिस तरह मैं पहले बार कहता हूँ कि वार इज टेरेबल बट इट इज टेरेबली प्रॉफिटेबल। तो ये उस प्रॉफिटेबिलिटी की कीमत कौन दे रहा है? अपने खून से यूक्रेन के अवाम, यूक्रेन के फौजी, रूस के फौजी और ख़ुद उनके अपने फौजी जो आज तक अपनी जानें देते रहे मिलिट्री कैंपेन्स में, लैटिन अमेरिका हो या कहीं और हो। जिस तरीके से स्मेडले बटलर बहुत ही डेकोरेटेड उनका एक जर्नैल था, उसकी एक किताब भी बड़ी मशहूर है। उसने एक बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा था ये अल कपून, छोटा सा बदमाश जो 4-5-6 ज़िलों में बदमाशी करता था, आओ मुझसे पूछो कि मैंने अमेरिकन रूलिंग क्लास के लिए कितने कॉन्टिनेंट उजाड़ के रख दिए। गालिबन उसकी किताब का नाम मैं अगर गलत नहीं कह रहा कि परपेचुअल वॉर फॉर परपेचुअल पीस। स्मेडले बटलर अगर आप मारेंगे अपने नेट पे तो ये निकल आएगा कि कैसे इन जंगों के जो मकासद बताए जाते हैं वो क्या होते हैं और पीछे कौन से बनिए हैं जो माल गिन रहे होते हैं पीछे बैठ के, आपके गले कटते हैं, आपका खून बहता है, आपके बच्चों के चीथड़े उड़ते हैं और उधर जो है वो माल के ढेर लगते हैं। आप इधर आते हैं, ये नेटो जो है ये क्या कह रही है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेंगे, रशिया के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेंगे। तो पूरे ग्लोब को इन्होंने, अब इस वक्त इतना आर्सनल है कि ये ग्लोब सारे का सारा तबाह हो सकता है। पूरी सिविलाइजेशन 5-7 हज़ार साल की इससे ये बर्बाद हो सकती है। हम एक ऐसे टिकिंग बम के ऊपर बैठे हैं। इस वक्त जितने बम्स रूस के पास हैं, जितने बम्स बाकी भी हमारे पास भी 100-125 हैं। खैर हम क्या करते, क्यों ना करते भाई? हम जब अमेरिका या इंडिया ने फोड़ दिए तो हम क्या करते? अब तक तो वो चढ़ाई कर चुका होता अगर हमारे पास ये ना होते तो। मगर आलमी हुक्मरान तबके का पागलपन ये है कि अपनी लड़ाई, अपने धड़ों की लड़ाई में पूरे ग्लोब को वो एक ऐसी जंग की कैफियत में लेके जा रहे हैं कि इट इज़ अनथिंकेबल।
अगर नेटो की टारगेट्स करता है, जिस तरह प्यूटन ने कह दिया कि अब आप मेरे लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं क्योंकि आपके जो मिसाइल्स हैं वो मेरे घर दूर तक अंदर गिर रहे हैं, और आप इसके और एटमी, और उसने एटमी जंग का भी कहा है। उसने टेक्टिकल मिसाइल्स, टेक्निकल जो एटॉमिक वेपन, जिसको मैंने कहा कि जो एक ख़ास स्फेयर में, एक ख़ास सर्कल में पूरी ज़िंदगी की हर शक्ल को तबाह करके रख देते हैं। और ये भी याद रखिए, कहा जाता है कि न्यूक्लियर बम अगर फेंका जाए तो सबसे खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो इंस्टेंटली मारे जाते हैं, उसके बाद उसकी तबाही के और दायरे होते हैं। इट इज़ अनथिंकेबल। इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। तो इससे कैसे बचा जाए, ये कैसे होश के नाखून लेंगे। और जो सबसे तकलीफ़देह बात है, और सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि ये जो इनका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, बल्कि बरतानिया में जो क्रैमर साहब आए हैं, अल्लाह ताला उनको भी कोई होश के नाखून दे, वो कोई अक्ल का हाथ मारें। वैसे ही उनका मुल्क एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन के रह चुका है, वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, ये भूख की वजह से हो रहे हैं। उनके पास जो उनकी गुर्बत और ज़िल्लत, वहाँ पे जो इजाफा हो रहा है, बरतानिया के लोग जानते हैं। बल्कि मुझे मेरे एक दोस्त और बल्कि बास बता रहे थे कि वहाँ पर भी मोबाइल लोगों ने छीनने शुरू कर दिए हैं। तो इन हालात को ठीक करें, जंग ना करें। नाज़रीन, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। ये नेटो जो है वो भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, और इसके अलावा इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्यूटन ने जो है वो किया है, धमकी दी है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्हें चला के दिखाया भी है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि पहले जो एक रेड लाइन क्रॉस हुई वो ये थी कि बाइडन ने जाते जाते अलाउ कर दिया कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, या मिसाइल जिसे उर्दू में हम कहते हैं, वो चला सकता है ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की के पास ऐसे पर्सनल और टेक्निकल नो हो वाले बंदे ही नहीं हैं, तो वो नेटो आके चलाएगी, या जो उसका एक लंबा लॉन्ग रेंज मिसाइल है इजराइल का, तो वो उसको तो इसका मतलब कि नेटो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि वहाँ का जो मिलिट्री बजट है 900 बिलियन डॉलर का, 900 बिलियन डॉलर का, पहले 5-6 मुल्क जो बड़े हैं उनके सारे पैसे मिलिट्री डिफेंस बजट के अगर जमा करें तो ये उससे ज़्यादा है। अब उन्हें ये लगा कि जो आ रहा है ट्रंप, ये हमारी ये दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो ये हम क्या करें। लिहाजा फौरी तौर पर बाइडन, जो पहले ज़ख्मी और दुखी बैठा था कि उसे रेस से बाहर निकाला गया, उसे लेम डक बना दिया गया, उसने उसको इजाज़त दे दी, उसने चला दिए। अब चलाए, वो गए, तकरीबन 190 किलोमीटर की वो उसकी रेंज थी जो उसने फेंके। उसके बाद अब नई बात, अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसको इजाज़त दे दो कि ये जो न्यूक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर बम। यानी ये पागलपन हमें आलमी सतह पर नज़र आता है। आप गौर फरमाएं, दो किस्म के न्यूक्लियर बम होते हैं। मैं कुछ ज़्यादा माहिर तो नहीं हूँ, मगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे है, एक तो न्यूक अनथिंकेबल है जो नागासाकी हिरोशिमा पर फेंका गया, एक टेक्टिकल होते हैं जो कि ख़ास एरिया में ज़िंदगी नाम की हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये जो हो रहा है, ये सिर्फ ये हम देखते हैं कि वैसे तो हम ये बड़े बार मैं कहता हूँ कि जो ये बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न जो हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो टार्च बेरर हैं, ये कर क्या रहे हैं?